Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mokama Ghat. Let's continue our next topic, methods of data collection. Okay, students. In previous video, we have discussed about how to primary data are collected. प्राइमरी डेटा को आप कैसे कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए हम लोगों ने 3 स्पेसिफिक प्रोसेस को स्टडी किया था, जिसमें पहला था DPI डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड था IOI यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड थर्ड था क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन हमारे सामने प्रॉब्लम ये है अराइज होती है कि जो हमने इन प्रोसेस को प्राइमरी डेटा कलेक्शन की प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, स्टूडेंट्स इनका यूज कैसे किया जाए। यानी जो डेटा कलेक्शन के हम लोगों ने टाइप्स को स्टडी किया, इनको किन किन मेथड्स पर यूज किया जाए। मीन्स स्टूडेंट देखिए, जब इन्वेस्टिगेटर या हम कोई भी डेटा कलेक्ट करता है, तो जिस प्लेस से, जिस स्पेसिफिक पर्पस से इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है, वो डिपेंड करता है उसका एरिया कितना है। जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे एग्जांपल देता रहा हूँ कि आपको अपनी कॉलोनी से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको अपने विद्यालय से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपको अपनी सोसाइटी से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ एग्जांपल मैंने आपको दिए प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो कॉलोनी, आपका स्कूल, आपकी सोसाइटी, ये बहुत ही स्मॉल एरिया है स्टूडेंट्स, बहुत ही स्मॉल एरिया है। यहाँ पर आप जितने भी पर्सन, जितनी भी फैमिलीज अवेलेबल हैं, डोर टू डोर जाके सबके यहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब एरिया ऑफ स्टडी बहुत लार्ज हो, टू लार्ज, जैसे आपको स्टेट लेवल से डेटा कलेक्ट करने हो, या नेशनल लेवल के डेटा कलेक्ट करने हो, या लास्ट 10 इयर्स के डेटा कलेक्ट करने हो, 20 इयर्स के डेटा कलेक्ट करने हो, तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में जब एरिया ऑफ स्टडी बहुत लार्ज हो जाता है, उस सिचुएशन में स्टूडेंट डोर टू डोर या एवरी इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या तो बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, या फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। शॉर्ट टाइम में वो लॉन्ग डेटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे सिचुएशन में कि जब एरिया ऑफ स्टडी बहुत ब्रॉड हो, या फिर आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो या टाइम बहुत कम हो, इन सब के बिहाफ पर स्टूडेंट्स हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं वेरियस प्रोसेस से, इन प्रोसेस को हम 2 टाइप से यूज करते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय यूजिंग फॉलोइंग 2 मेथड्स। ओके, यानी according to time and area of study
हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते, सेकेंडरी डेटा पे इतना बेस नहीं है, बेसिकली हम प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो टाइम और एरिया ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग हम जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेंसस मेथड, एक सैंपलिंग मेथड। ठीक है, सेंसस मेथड, सैंपलिंग मेथड क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपसे डिस्कस करता हूं, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, इन सेंसस और सैंपलिंग मेथड को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट इज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। अगर आप यूनिवर्स की बात करेंगे तो नॉर्मल लैंग्वेज में, हम जो जनरल लैंग्वेज में यूनिवर्स यूज करते हैं, इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है, और जो पॉपुलेशन टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली लैंग्वेज में, इस पॉपुलेशन का मतलब होता है डेमोग्राफी और जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया नोन एज पॉपुलेशन। और यूनिवर्स वेल नोन, ब्रह्मांड कहते हैं इसे हम। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इन टर्म्स को, यानी यूनिवर्स और पॉपुलेशन को स्टैटिस्टिक्स में जब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टैटिस्टिक्स में इनका मीनिंग, यूनिवर्स का मीनिंग ब्रह्मांड नहीं होता और पॉपुलेशन का मीनिंग नंबर ऑफ पीपल्स नहीं होता। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इन्फॉर्मर, नंबर ऑफ इन्फॉर्मर हु available in study area। समझ गए? स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ इन्फॉर्मर हु अवेलेबल इन स्टडी एरिया। आप जिस एरिया में स्टडी करने जा रहे हैं, जिस एरिया में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, उस एरिया में जितने भी इन्फॉर्मर अवेलेबल हैं, उन सभी इन्फॉर्मर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स कहा जाता है या पॉपुलेशन कहा जाता है। कहाँ? स्टैटिस्टिक्स में। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अपनी कॉलोनी में, मान लीजिए, ऐसे पर्सन्स को फाइंड आउट करना है जिन्होंने हायर एजुकेशन अचीव की हुई है, तो आप अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में देखते हैं कि आपकी कॉलोनी में 500 फैमिलीज हैं, 500 फैमिलीज हैं। तो ये 500 फैमिलीज क्या होंगी? यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑफ स्टडी कहलाएंगी। आपको किसी स्कूल, विद्यालय में जाके वहाँ के बच्चों का आईक्यू लेवल फाइंड करना है, आईक्यू लेवल को स्टडी करना है, और उस स्कूल में स्टूडेंट्स, उस विद्यालय में स्टूडेंट्स 2000 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 2000 है। तो ये 2000 स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में? यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ लिखा भी है, इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिफर्स टू ऑल आइटम्स, उन सभी आइटम्स को रिफर करता है विच आर अवेलेबल फॉर स्टडी और इन्वेस्टिगेशन इन स्टडी एरिया ऑफ स्टडी। यानी स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स और पॉपुलेशन से मीनिंग उन सभी यूनिट से है, उन सभी इन्फॉर्मर्स से है जो स्टडी या इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके स्टडी ऑफ एरिया में अवेलेबल हैं। जितने भी नंबर्स ऑफ
रिस्पॉन्डेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इन्फॉर्मर होंगे या नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, उनको स्टैटिस्टिक्स में क्या कहा जाएगा, यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू स्टडी अबाउट IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी विद्यालय, किसी भी विद्यालय में जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनके IQ लेवल को स्टडी करना चाहते हैं, एंड देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ विद्यालय, देन 2000 स्टूडेंट्स आर कंसीडर एज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे या पॉपुलेशन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे आप इंडिया, एक एग्जांपल और लेते हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं उन लोगों की इनकम को स्टडी करना चाहते हैं। इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उन सिटीजन की आप इनकम को स्टडी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 देयर आर 121 करोड़ या 1.21 बिलियन पीपल्स आर रिजाइडिंग इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इंडिया में 121 करोड़ लोग रहते हैं, और आपको इन्हीं 121 करोड़ लोगों की इनकम को स्टडी करना है, तो यूनिवर्स कितना होगा, 121 करोड़ ही क्या होगा, यूनिवर्स होगा, या स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसी को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। क्लियर? ओके, नाउ वी आर स्टडीइंग सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला सेंसस मेथड। अभी हमने कहा था कि व्हाट इज यूनिवर्स, ऑल इन्फॉर्मर्स विच आर अवेलेबल फॉर स्टडी। अभी जब हमने नेशनल इनकम या इंडिया की सभी सिटीजन्स की इनकम को स्टडी करना चाहा, तो हमारे यूनिवर्स कितने हो गए, 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। जब हमने एक विद्यालय का एग्जाम्पल लिया, विद्यालय के स्टूडेंट्स का हम लोगों ने IQ लेवल स्टडी करने की बात की, तो वहां पर स्ट्रेंथ कितना था, 2000, तो भाई हमारा यूनिवर्स हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कहीं स्टडी कंडक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो अब इंफॉर्मेशन कलेक्शन में जब भी हम यूनिवर्स के ईच एंड एवरी यूनिट्स को स्टडी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उस स्टडी को, उस डेटा कलेक्शन को सेंसस मेथड कहा जाता है। क्लियर? जब डेटा कलेक्ट करते समय स्टूडेंट्स हम जितना भी यूनिवर्स है उस यूनिवर्स के, उस पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स को अपने स्टडी में इंक्लूड कर लेते हैं, उन सभी यूनिट्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो इस कलेक्शन मेथड को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, सेंसस मेथड कहा जाता है। और देखिए यहाँ लिखा है, अ सर्वे विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस मेथड। यानी डेटा कलेक्शन के लिए हम जो सर्वे करते हैं, और उस सर्वे में अगर हम यूनिवर्स के या पॉपुलेशन या हमारे जितने भी इन्फॉर्मर अवेलेबल हैं उन सभी इन्फॉर्मर को हम अपनी सर्वे में इंक्लूड करके उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो इस डेटा कलेक्शन मेथड को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, सेंसस
मेथड कहा जाता है। यानी डायरेक्ट पर्सनल मेथड की अगर हम यहाँ पर बात करें, हम मान लीजिए प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए किसी भी एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगा। और हम उस एरिया में सभी पर्सन से, जितने भी इन्फॉर्मर हैं सभी इन्फॉर्मर से इंक्वायरी करके उन सभी इन्फॉर्मर का डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो ये डीपीआई क्या होगा स्टूडेंट, सेंसस मेथड पे किया जाएगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी बात की सेंसस ऑफ इंडिया या सेंसस 2011, उसका एग्जाम्पल यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको। पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया विच कैरीड आउट एवरी 10 ईयर। जो पॉपुलेशन या सेंसस होता है स्टूडेंट्स, ये कितने ईयर्स के गैप पे होता है, 10 ईयर्स के गैप पे होता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि यहां एग्जाम्पल किसका है, सेंसस मेथड का। इसका मतलब इंडिया में जितनी भी फैमिलीज हैं उन फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, इनकम स्टेटस क्या है, ईच एंड एवरी फैमिली का पूरा रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाता है। इसलिए ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने में बहुत समय लगता है। इसीलिए जो सेंसस होता है या पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इसको एवरी 10 ईयर पे पब्लिश किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। ओके, तो पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया विच कैरीड आउट एवरी 10 ईयर एंड पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करता है इसे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसे पब्लिश करता है। एंड लास्ट सेंसस is to be conducted in 2011, then next census conducted in 2021, because census conducted every 10 years। तो 2011 में फर्स्ट प्रीवियस सेंसस हुआ तो नेक्स्ट सेंसस कब होगा, 2020 में। ठीक है, तो लास्ट सेंसस इज टू बी कंडक्टेड इन 2011 एंड अकॉर्डिंग दिस सेंसस वी आर 121 करोड़। यानी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 121 करोड़ थी, 1.21 बिलियन थी। क्लियर? अब देखिए, अभी हमने सेंसस मेथड में क्या पढ़ा कि सेंसस मेथड में स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास इन्फॉर्मर, हमें जिस कंसर्न में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है उस कंसर्न में जितने भी इंफॉर्मर होते हैं उनसे जाकर एवरी इन्फॉर्मर से, एवरी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स से पूछकर डेटा कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। और जब भी ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी यूनिट, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मर से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उस डेटा कलेक्शन मेथड को हम क्या कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया। क्योंकि जब भी सेंसस ऑफ इंडिया में डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इंडिया में जितनी भी फैमिली हैं, ईच एंड एवरी फैमिली के घर इन्वेस्टिगेटर जाते हैं, उनसे पूछ कर उनके कंसर्न में जो भी इंफॉर्मेशन होती है कलेक्ट करते हैं। इसमें किसी भी इंफॉर्मर को छोड़ा नहीं जाता। इसीलिए ये क्या है, डीपीआई है। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्ट जाता है, इन्फॉर्मर से पूछता है और उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और दूसरा, इस प्रोसेस में जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, जितने भी इन्फॉर्मर हैं स्टूडेंट्स, उन सब से जाके
एक एक ईच एंड एवरी इंफॉर्मर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इसलिए ये डीपीआई कैसा होगा, सेंसस मेथड बेस्ड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, आपके मैं डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड क्या है, सैंपलिंग मेथड। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा सेंसस मेथड। ठीक है, और सेंसस मेथड में मैंने आपको क्या बताया, आपके पास जितना भी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जितनी भी यूनिट हैं, मान लीजिए 500 इन्फॉर्मर हैं तो 500 यूनिट हो गए, यूनिवर्स आपके 1000 हैं तो 1000 यूनिट हो गए। तो सेंसस मेथड में हम क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जितने भी यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स हैं, हमारे यूनिवर्स में जितने भी इन्फॉर्मर हैं, उन सब की पर्सनली हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, किसी को इसमें रिजेक्ट या लेफ्ट नहीं कर रहे थे, तो हमने इसे सेंसस मेथड बोला। सैंपलिंग मेथड स्टूडेंट्स जस्ट सेंसस मेथड के अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास ये एक यूनिवर्स है, ठीक है, ये यूनिवर्स यानी कोई एक कॉलोनी है जिसमें ए फैमिली रहती है, बी फैमिली रहती है, सी फैमिली रहती है, डी फैमिली रहती है, ई फैमिली है, एफ फैमिली है, जी फैमिली है, एच फैमिली है और आई फैमिली। इतनी फैमिली एक कॉलोनी में मान लीजिए रहती हैं। अब कोई इन्वेस्टिगेटर जाता है इस कॉलोनी में और हर फैमिली पे जाके, कितनी है, 3, 3, 6 एंड 9 फैमिलीज हैं, तो जो इन्वेस्टिगेटर है इस कॉलोनी में जाता है और ऑल 9 फैमिलीज से इंक्वायरी करके डाटा कलेक्ट कर लेता है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेंसस मेथड कहेंगे। लेकिन सैंपलिंग मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम किसी कॉलोनी में जाते हैं और जितने भी यूनिवर्स अवेलेबल हैं, यहाँ यूनिवर्स इस एग्जाम्पल में कितना होगा स्टूडेंट्स, यस 9 होगा, क्योंकि 9 फैमिली है तो यूनिवर्स कितना हो गया, 9। तो अब सैंपलिंग मेथड में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेटर जाता है इस कॉलोनी में और वो ऑल 9 फैमिलीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो कुछ सिलेक्टेड एफ फैमिली से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, सी फैमिली से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, एच फैमिली से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और डी फैमिली से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने केवल एग्जाम्पल लिया है। सभी फैमिलीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके, बल्कि उस कॉलोनी की कुछ फैमिलीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और ये मान लिया कि जो सिचुएशन इन फैमिलीज की होगी जिससे उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, वही सिचुएशन बाकी सभी फैमिलीज की भी होगी। ये मानते हुए उसने यूनिवर्स में से कुछ आइटम्स को, कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करके उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, बाकी को मान लिया जो सिचुएशन इन्हीं की होगी वही बाकी फैमिलीज की भी होगी। तो इस मेथड को स्टूडेंट हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जांपल आप इसका स्टूडेंट्स अपने घर में ले सकते हैं। जैसे हमारी मदर किचन में राइस कुकिंग करती हैं, राइस पकाती हैं, चावल पकाती हैं। तो चावल पकाते समय जब चावल पक चुका होता है तो जनरली, अब तो प्रेशर कुकर्स रहते हैं, ये नहीं होता, लेकिन जब भी हम किसी ओपन पॉट में राइस कुक करते हैं तो जब हम देखते रहते हैं बार बार, और जब राइस पकने वाला होता तो हम क्या करते हैं कि किसी एक स्पून से उन सभी राइस में से 1-2 राइस या 2-4 राइस
निकाल लेते हैं और उनको चेक कर लेते हैं कि ये पक गया है या नहीं पका। और अगर हमने चेक किया वो 2-4 राइस जो हमने स्पून से निकाल के टेस्ट किए वो पक गए, तो हम मान लेते हैं कि बाकी राइस भी पक गए होंगे। तो इस प्रोसेस को भी सैंपलिंग ही कहा जाता है। ठीक है। या मान लीजिए हमारे जो मदर हैं वो किचन में पोटैटो बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी ओपन पॉट में ही है। प्रेशर कुकर में तो चेक नहीं करते हम लोग, ओपन पॉट ही है। तो जब कुछ टाइम हो जाता है पोटैटो बॉईल करने में, तो क्या करते हैं कि उस पॉट में से एक पोटैटो निकालते हैं और उसे चेक करते हैं। अगर वो बॉईल हो गया तो हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि बाकी पोटैटो भी बॉईल हो गए होंगे, और अगर वो बॉईल नहीं हुआ तो हम मानते हैं भी बाकी पोटैटो भी बॉईल नहीं हुए होंगे। तो ये प्रोसेस भी क्या है, सैंपलिंग की है। और सेंसस मेथड में हम क्या करेंगे, जो उस पॉट में जितने भी पोटैटो बॉईल हो रहे हैं सबको एक एक करके चेक कर लें कि कौन सा उबल गया कौन सा नहीं उबला, तो उसे हम सेंसस मेथड कहते हैं। और जबकि उस पोटैटो पॉट में से एक पोटैटो को हमने चेक किया और बाकी को भी उसी सिचुएशन में मान लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सैंपलिंग मेथड कहते हैं। ऐसे ही ठीक जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और अपने एरिया ऑफ स्टडी में स्टूडेंट समझाते हैं, जहाँ पर हम स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं, उस एरिया में जब हम जाते हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ जाकर हम जितने हमारे एरिया में यूनिवर्स अवेलेबल हैं, हम सभी यूनिवर्स को इंफॉर्मेशन में सिलेक्ट ना करके बल्कि कुछ ऐसे इन्फॉर्मर को, ऐसे आइटम्स ऑफ यूनिवर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो बाकियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इसे क्या कहा जाता है, सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ यही लिखा है, व्हेन इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट ओनली सम आइटम्स फ्रॉम यूनिवर्स, व्हेन इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट ओनली सब आइटम्स फ्रॉम यूनिवर्स फॉर स्टडी। जितना भी यूनिवर्स है उसमें से हमने कुछ आइटम्स को स्टडी के लिए सिलेक्ट कर लिया, और कौन से सिलेक्ट करेंगे, हु रिप्रेजेंटेटिव ऑल यूनिवर्स, जो अपने यूनिवर्स के जितने भी उसमें यूनिवर्स के आइटम हैं उन सबको यही उनको सबको रिप्रेजेंट करता है। देन इट इज नोन एज सैंपलिंग मेथड। ठीक है, यानी सैंपलिंग मेथड क्या है स्टूडेंट्स, हम अपनी एरिया ऑफ स्टडी में से जितने भी यूनिवर्स हैं उनमें से कुछ यूनिवर्स को स्टडी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं जो अपने कंप्लीट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए, मैंने बताया कि एक विद्यालय में क्या करना है आपको, एक बच्चों की स्टडी, बच्चों का आईक्यू लेवल को आपको स्टडी करना है, ठीक है, और उसमें 2000 स्टूडेंट थे, तो यूनिवर्स कितना हुआ 2000। अगर हम सभी 2000 बच्चों का सेपरेटली आईक्यू लेवल स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, सेंसस मेथड कहा जाएगा। जबकि हम उन 2000 स्टूडेंट्स की विद्यालय से हर क्लास से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लें और उनका आईक्यू लेवल स्टडी कर लें, और ये मान लें जो आईक्यू लेवल इन्हीं का होगा वही बाकी स्टूडेंट्स का भी होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, सैंपलिंग कहा जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में यही लिखा है, एज प्रीवियस एग्जाम्पल वी कंडक्ट अ स्टडी टू नो आईक्यू लेवल ऑफ एनी विद्यालय हैविंग 2000 स्टूडेंट्स। If we select 10 students of each class for studying IQ level, it is known as sampling method। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे स्टूडेंट, सैंपलिंग मेथड कहेंगे। ओके,
अब स्टूडेंट्स जो सैम्पलिंग मेथड है, सैम्पलिंग मेथड को भी स्टूडेंट्स टू टाइप्स में डिवाइड किया। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। यानी सेंसस मेथड में कोई टाइप्स नहीं होता, क्योंकि सेंसस मेथड में आपको सारे के सारे यूनिवर्स को स्टडी करना है, इसलिए उसमें एक ही मेथड होता है। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि यूनिवर्स में से कुछ यूनिट्स को स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं, इसलिए जो सैम्पलिंग मेथड है वो टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। किसके बिहाफ पर? सिलेक्शन के बिहाफ पर। क्योंकि सिलेक्शन करना है तो स्टूडेंट हम सिलेक्शन दो तरह से कर सकते हैं। सिलेक्शन दो तरह से कर सकते हैं। एक सिलेक्शन हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग कैसे? रैंडम सैम्पलिंग जैसे हमने कहा कि हमें हर क्लास से 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? तो हम क्लास में जाते हैं और खुद से स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, ये स्टूडेंट बाहर आ जाए, ये स्टूडेंट्स बाहर आ जाए, बी स्टूडेंट बाहर आए, सी स्टूडेंट बाहर आए, डी स्टूडेंट बाहर आए। तो हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि इन स्टूडेंट्स को, जैसे हम क्लास में जाते हैं और हम क्लास टीचर से पूछ लेते हैं कि इनमें कौन कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हम उन्हीं को केवल आईक्यू लेवल मेजर करने के लिए सिलेक्ट कर लें। तो क्या इसमें सारे बच्चों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद ये डिसाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर ये डिसाइड कर रहा है कि कौन पर स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकता है, कौन स्टूडेंट रिजेक्ट है। यानी ऐसी सिचुएशन में केवल वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो इंटेलिजेंट हैं। ऐसे बच्चे जो एवरेज हैं उनको सिलेक्ट होने का चांस नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? हम क्लास में जाते हैं और बोल देते हैं जो बच्चा टेबल नंबर 2 पर बैठा है वो बाहर आ जाए, जो टेबल नंबर 6 पे बैठा है वो बाहर आ जाए, टेबल नंबर 10 पे बैठा वो बाहर आ जाए, टेबल नंबर 7 पे बैठा वो बाहर आ जाए। अब टेबल नंबर 5 पे तो कोई भी स्टूडेंट बैठा हो सकता है, टेबल नंबर 7 पे तो कोई भी स्टूडेंट बैठा हो सकता है। उसमें हाई अचीवर्स भी हो सकते हैं, स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं। हम किसी स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहे यहां पर कि ये ए स्टूडेंट बाहर आ जाए, बी स्टूडेंट बाहर आ जाए। हम हर स्टूडेंट को स्टडी के लिए सिलेक्ट होने का इक्वल चांस दे रहे हैं, क्योंकि हमने सिलेक्शन इस तरह से किया। या दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं कि उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं हर बच्चे का रोल नंबर एक कागज के टुकड़े पर लिख लें और उनको कागज के टुकड़े पर लिखने के बाद उन बच्चों के जितने भी शिल्प, हमें कागज की शिल्प, पेपर शिल्प जो मिलेंगी जिन पे बच्चों का नाम लिखा हुआ है, किसी एक डिब्बे में मिला दें और डिब्बे में मिलाने के बाद किसी भी पर्सन से, क्योंकि हमें 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो 10 अलग अलग पर्सन से उसमें से एक एक शिल्प निकला लें और 10 बच्चों की जब शिल्प आ जाएं तो हम उनका रोल नंबर देख के उन बच्चों को कॉल करें आईक्यू लेवल मेजरमेंट के लिए। तो इसमें भी सभी बच्चों के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस था। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? लॉटरी मेथड कहते हैं। जब हम बच्चों के रोल नंबर की एक शिल्प बनाते हैं और उस शिल्प को किसी डिब्बे में मिला देते हैं और फिर हमें जितनी शिल्प की नीड होती है स्टूडेंट उतनी शिल्प उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लॉटरी मेथड कहा जाता है। और इस मेथड से स्टूडेंट्स सभी बच्चों के इक्वली सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर हम बच्चे को नाम से बुला लेते हैं
बच्चे को खुद से अपने जजमेंट से सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें सभी बच्चों की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो यही दो मेथड हैं स्टूडेंट। एक ऐसा मेथड जिसमें यूनिवर्स के सभी यूनिट्स को सैंपल के लिए सिलेक्ट होने का इक्वल चांस हो, और दूसरा मेथड यूनिवर्स के सभी यूनिट्स को सैंपल के सिलेक्ट होने के लिए इक्वल चांस ना हो। यही दो मेथड होते हैं स्टूडेंट्स सैंपलिंग को सिलेक्ट करने के लिए या सैंपलिंग मेथड के, और इनके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया जाता है, एक रैंडम सैंपलिंग, सेकंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। और फर्स्ट क्या था, जो मैंने लॉटरी मेथड से बच्चों को सिलेक्ट करने की बात की, उसमें हर स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस था, क्योंकि लॉटरी में कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। तो लॉटरी मेथड से जब हमने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया तो उसमें क्या था कि जितने भी यूनिवर्स थे उस क्लास में, जितने भी स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट्स के पास एज ए सैंपल सिलेक्ट होने का इक्वल चांस था। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन जहां यूनिवर्स के सभी आइटम को एज ए सैंपलिंग सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है स्टूडेंट्स, उसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। और जब यूनिवर्स के सभी यूनिट्स के पास एज ए सैंपल सिलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता है स्टूडेंट्स, उसे हम नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। और देखिए यहां लिखा हुआ भी है, रैंडम सैंपलिंग व्हेन एवरी इंडिविजुअल और एवरी आइटम of universe has equal chance of being selected as a sample is known as random sampling। यानी यूनिवर्स के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने आइटम्स हैं, उन सबके पास इक्वल चांस है एज अ बीइंग सिलेक्टेड एज सैंपल, यानी सैंपल की तरह सिलेक्ट होने का इक्वल चांस हो, तो उस मेथड को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, रैंडम सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। और रैंडम सैंपलिंग मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल स्टूडेंट क्या हो सकता है, लॉटरी सिस्टम हो सकता है। लॉटरी मैंने बताया कैसे होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी यूनिवर्स हैं उनके नाम से एक शिल्प बना लेते हैं, उस शिल्प को किसी डिब्बे में मिला दिया जाता है और हमें उस डिब्बे में से जितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं उतनी शिल्प निकाल लेते हैं, और उस शिल्प में जिस यूनिवर्स का नाम लिखा होगा उसको हम अपने स्टडी में शामिल कर लेंगे, बाकी को लेफ्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लॉटरी सिस्टम कहा जाता है। और लॉटरी सिस्टम में जितना भी यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में जितने भी यूनिट अवेलेबल हैं, सबको एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग, तो इसमें मैंने आपको बताया ये ऐसा सैंपलिंग है, इसमें इन्वेस्टिगेटर, जो पर्सन डेटा कलेक्ट करने जाता है, इन्वेस्टिगेटर, वो अपनी कन्वीनियंस से, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग खुद से ही ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं इस यूनिट ऑफ यूनिवर्स को सैंपल के लिए सिलेक्ट करूंगा और ये यूनिट को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करता है कि इस यूनिवर्स को सिलेक्ट करना है सैंपलिंग के लिए, इस यूनिट को सैंपलिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करना है। तो ऐसे में आप देखिए, केवल सैंपलिंग में सिलेक्ट होने के लिए केवल उन्हीं इन्फॉर्मर का चांस होगा जिन्हें इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट करता है और जिनको वो अपने
जजमेंट से रिजेक्ट कर देता है, उनके पास कोई भी चांस है ये सैंपल सेलेक्ट होने का नहीं होगा। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। और देखिए यहाँ लिखा है व्हेन एवरी इंडिविजुअल और एवरी यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्ट एज अ सैंपल। यानी हमारे यूनिवर्स हैं, जितने भी यूनिवर्स के आइटम्स हैं उनके पास एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता है। इट इज़ नोन एज नॉन रैंडम सैंपलिंग। तब हम उस सैंपलिंग मेथड को क्या कहते हैं? नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। इन्वेस्टिगेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग। और नॉन रैंडम सैंपलिंग में स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो सैंपलिंग को सिलेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कौन यूनिट इस यूनिवर्स की सैंपल के लिए सिलेक्ट हो सकती है और कौन यूनिट ऑफ यूनिवर्स सैंपल के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स के सभी आइटम्स के पास इक्वल चांस टू सिलेक्ट एज ए सैंपल नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉन रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर कन्वीनियंस और जजमेंट इन्वेस्टिगेटर डिसाइड दैट विच यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज सिलेक्ट और एंड विच यूनिट इज रिजेक्ट फॉर सैंपलिंग। यानी एग्जाम्पल के लिए जो मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टिगेटर ये खुद ही डिसाइड करता है अपनी सुविधा के अनुसार, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सा यूनिट ऑफ यूनिवर्स सिलेक्ट होगा और कौन सा यूनिट ऑफ यूनिवर्स रिजेक्ट होगा सैंपलिंग के लिए। ये जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर खुद ही डिसाइड करता है तो ऐसी सारी की सारे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस को सीखा, जिसमें मैंने आपको दो तरीके से डेटा कलेक्शन का मेथड बताया। एक सेंसस मेथड, जब सभी यूनिवर्स यानी जितने भी इन्फॉर्मर हैं सभी को स्टडी में शामिल कर लिया जाए तो सेंसस मेथड होगा। और जब हम अपने सभी इन्फॉर्मर्स यानी सभी यूनिवर्स में से कुछ आइटम्स को, कुछ इन्फॉर्मर्स को स्टडी में सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। फिर हमने आपको यूनिवर्स बताया कि व्हाट इज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ इन्फॉर्मर और यूनिट्स विच आर अवेलेबल इन स्टडी एरिया दैट इज नोन एज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। इसके बाद हम लोगों ने सेंसस मेथड डिस्कस किया, उसके बाद हमने सैम्पलिंग मेथड को डिस्कस किया। फिर सैम्पलिंग मेथड को हमने दो पार्ट्स में बांटा अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस। एक में रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग में यूनिवर्स के सभी यूनिट्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। इसके बाद हमने नॉन रैंडम सैम्पलिंग को स्टडी किया। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में यूनिवर्स के जितने भी आइटम हैं सबके पास एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन बताया। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कीजिए, लर्न करके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपने क्लास वर्क में उन्हें अपलोड कीजिए। लर्निंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न और डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।